नमस्ते और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज का ये सेशन एक ऐसी मास्टर क्लास है जहां केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन को क्लियर किया जाएगा। हम उन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स के रहस्यों को डीकोड करेंगे जिनसे हमारी ये पूरी दुनिया बनी है। और हाँ, एग्जाम में आने वाले उन ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सॉलिड तैयारी भी आज ही हो जाएगी। तो बिना देरी किए चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक बार इस एक्सप्लेनर के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले परमाणु का इतिहास, फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके बाद एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, चौथा पॉइंट होगा एटॉमिक मास स्टैंडर्ड, फिर हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे और आखिर में मास, मोल्स और एग्जाम्स की बात करेंगे। तो पहला सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ द एटम, यानी दर्शन से विज्ञान तक का सफर। केमिस्ट्री के असली रूल्स को समझने से पहले ना थोड़ा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। उन ब्रिलियंट फिलोसफर्स की बात करनी पड़ेगी जिन्होंने उस चीज की कल्पना की थी जिसे तब तक देखा भी नहीं गया था। सोचिए, करीब 500 बीसी में प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने कहा था कि अगर पदार्थ को लगातार छोटे हिस्सों में काटते जाएं तो अंत में एक ऐसी स्टेज आएगी जब उस कण को और नहीं बांटा जा सकेगा, और उन्होंने इसे नाम दिया परमाणु। लगभग उसी दौरान ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने इस इनडिविजिबल कण को एटम्स कहा। सदियों तक ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फिलॉसफी ही रहा। फिर 18th सेंचुरी के एंड में लावोइसिए ने केमिकल लॉज एस्टैब्लिश किए और आखिरकार 1808 में डाल्टन ने इसे एक प्रॉपर साइंटिफिक थ्योरी का रूप दे दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी पदार्थ के नियम। अब एटम्स आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। यहां हम एक छोटा सा पॉज लेंगे। स्क्रीन पर दी गई रिएक्शन के रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। रिएक्टेंट्स के टोटल मास को ऐड करके प्रोडक्ट्स के टोटल मास से कंपेयर करें। क्या दोनों तरफ का वजन बिल्कुल बराबर निकलता है? थोड़ा सोचिए और कैलकुलेट कीजिए। और देखिए, यहां ठीक वही हो रहा है। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन एक्शन। अगर हम 5.3 और 6.0 को जोड़ दें तो टोटल रिएक्टेंट्स का मास आता है 11.3 ग्राम्स। वही दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स यानी 2.2, 0.9 और 8.2 को जोड़ने पर भी ठीक 11.3 ग्राम्स ही निकल कर आता है। इसका बहुत ही क्लियर मतलब है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये हमेशा, लिटरली हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इन्हीं महत्वपूर्ण नियमों पर आधारित होकर जॉन डाल्टन ने अपनी फेमस एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने बिल्कुल सही थियराइज किया था कि सारा मैटर एटम से बना है। लेकिन यहाँ एक कैच है, और एग्जाम्स के लिए ये मिसकंसेप्शन दूर करना बहुत जरूरी है। डाल्टन ने क्लेम किया था कि एटम्स पूरी तरह से इंडिविजिबल होते हैं, यानी उन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। पर मॉडर्न साइंस ने इसे गलत साबित कर दिया है। एटम्स के अंदर भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेक्शन, इनसाइड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी इन मूलभूत कणों से मुलाकात। जैसे एक विशाल बिल्डिंग ईंटों से बनती है या किसी चींटी की बाम्बी छोटे छोटे रेत के कणों से बनती है, वैसे ही एटम्स इस दुनिया के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पर ये होते कितने छोटे हैं? ये स्केल देखिए। एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस लगभग 10 की पावर -10 मीटर्स होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? एक छोटी सी चींटी के मुकाबले एक हाइड्रोजन एटम करोड़ों गुना छोटा होता है। वो अदृश्य जरूर हैं, पर मिलकर हमारी पूरी दुनिया बनाते हैं। अब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत कॉमन ट्रैप की बात करते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स में कैपिटलाइजेशन की गलती। केमिकल सिंबल्स हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, और अगर दूसरा लेटर उसमें है तो वो लोअर केस यानी छोटा होना चाहिए। जैसे कोबाल्ट के लिए कैपिटल C और स्मॉल o। अगर गलती से कैपिटल C और कैपिटल O एक साथ लिख दिया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, कोबाल्ट नहीं। तो आगे से इस ट्रिक को हमेशा याद रखना है। सेक्शन 4, द एटॉमिक मास स्टैंडर्ड। इन अदृश्य कणों का वजन आखिर कैसे नापा जाए? वजन नापने से पहले एटॉमिसिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ज्यादातर एलिमेंट्स नेचर में अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब इन दो सिंपल गैसेस को कंपेयर करके देखिए। ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल 2 एटम से बनता है, इसलिए ये एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। वहीं दूसरी तरफ ओजोन गैस का मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है, तो वो ट्रायटॉमिक है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, बस यही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। आइए अब आते हैं एटॉमिक मास पर। एक अकेला एटम इतना छोटा है कि उसे इजीली वे करना नामुमकिन जैसा है। इसे समझने के लिए एक फल वाले की कल्पना कीजिए जिसके पास वजन नापने के लिए कोई स्टैंडर्ड वजन या वेट नहीं है। उसने क्या किया?
एक तरबूज लिया, उसके ठीक 12 बराबर टुकड़े किए और अब बाकी सभी फलों को उस तरबूज के एक टुकड़े के वजन से कंपेयर करके नापना शुरू कर दिया। यही है रिलेटिव मास का असली और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब साइंटिस्ट्स ने इस फ्रूट सेलर वाली ट्रिक को केमिस्ट्री में अप्लाई किया। उन्होंने तरबूज की जगह कार्बन 12 आइसोटोप को अपना स्टैंडर्ड मान लिया। उन्होंने ये तय किया कि एक कार्बन 12 एटम के मास का एग्जैक्टली 1/12 हिस्सा एक स्टैंडर्ड यूनिट कहलाया जाएगा, जिसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब बाकी सारे एलिमेंट्स के मास को इस यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके इजीली निकाला जा सकता है ना कमाल का सोल्यूशन। अब पहुंचे हैं 5वें सेक्शन पर, राइटिंग सिंपल केमिकल फॉर्मूलाए। इसे केमिस्ट्री की प्लेबुक भी कह सकते हैं। फॉर्मूला लिखना सीखने के लिए वेलेंसी समझना सबसे जरूरी है। वेलेंसी को एक ऑक्टोपस के 8 हाथों की तरह समझिए, जो दूसरे एटम्स को बहुत मजबूती से पकड़कर केमिकल बॉन्ड बनाता है। इस स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में हम क्रिस क्रॉस मेथड देखेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले एलिमेंट्स या आयंस के सिंबल लिखिए। स्टेप 2, उनके ठीक नीचे उनकी वेलेंसी या चार्ज लिखिए। और स्टेप 3, उन वेलेंसीज को आपस में क्रिस क्रॉस कर दीजिए। जो नंबर्स निकल कर आएंगे वो फॉर्मूला के सबस्क्रिप्ट्स होंगे। किसी भी बाइनरी कंपाउंड का परफेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए ये मेथड बिल्कुल एसेंशियल है। और अब इस मास्टर क्लास के फाइनल और 6वें सेक्शन पर आते हैं, मास, मोल्स एंड एग्जाम्स। यहाँ बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। एग्जाम्स में आने वाले हैवी मैथ कैलकुलेशंस को टैकल करने का टाइम आ गया है, जैसे नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना। यहाँ एक क्लियर वॉक थ्रू देखते हैं। पहले सभी एटम्स का एटॉमिक मास आइडेंटिफाई करें। हाइड्रोजन है 1U, नाइट्रोजन 14U और ऑक्सीजन 16U। फिर फॉर्मूला के हिसाब से चेक करें कि कौन सा एटम कितनी बार आया है। यहाँ ऑक्सीजन 3 बार है, तो कैलकुलेशन होगी 1 + 14 + 3 × 16। सबको जोड़ने पर आंसर आता है 63U। और लीजिए, आपका एग्जाम का एक पक्का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं मूल कॉन्सेप्ट को। केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस होती हैं तो वजन से ज़्यादा ये जानना ज़रूरी होता है कि एग्जैक्टली कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए मोल इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे 1 दर्जन सुनते ही हम समझ जाते हैं कि गिनती में 12 चीज़ें हैं, वैसे ही 1 मोल का फिक्स मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है और एटम्स को काउंट करने का ये सबसे कन्वीनियंट यूनिट है। इस प्योर एक्सप्लेनर में जो कुछ भी कवर किया गया है उसको दिमाग में बिल्कुल सेट करने के लिए ये रही आपकी एग्जाम चीट शीट। रिवाइज करने के लिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास ना बनता है ना मिटता है। दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, जिसका मतलब है एलिमेंट्स हमेशा एक डेफिनेट मास रेशियो में होते हैं। तीसरा पॉइंट है फॉर्मूला राइटिंग का क्रिस क्रॉस मेथड। और आखिर में मोल कॉन्सेप्ट, जहां 1 मोल का मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। इन्हें याद रखिए और एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाइए। इस क्लास को एक बहुत ही फैसिनेटिंग सोच के साथ एंड करते हैं। आज हमने पढ़ा कि एटम्स कंप्लीटली कंजर्व्ड होते हैं, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, बस एंडलेस नए कॉम्बिनेशंस बनाते रहते हैं। तो क्या कभी सोचा जा सकता है कि इस वक्त डिस्क पर रखे पानी की ग्लास में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स तैर रहे हैं, क्या पता वो करोड़ों साल पहले किसी डायनासोर या किसी महान हिस्टोरिकल फिलोसोफर का हिस्सा रहे हों? सोचकर देखिए, साइंस का असली मजा ऐसे ही सवालों में है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।